हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी विद मयंक। मैं हूं आपका मयंक। हम लोगों की यहां पर यूपीपीएससी पीसीएस परीक्षा के लिए प्रीवियस ईयर की पॉलिटी क्वेश्चन सीरीज चल रही है। आज आपका यहां पर टेस्ट नंबर 2 है। यहां पर हम लोग यूपीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम 2013 में आए हुए प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं हमें क्या क्या डिस्कस करना है। यहाँ पर आज का पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत विधान परिषद की स्थापना या समाप्ति की व्यवस्था की गई है? अनुच्छेद 168, अनुच्छेद 169, अनुच्छेद 170, अनुच्छेद 171। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 169 के अंतर्गत यदि किसी राज्य की विधानसभा के द्वारा 2/3 बहुमत के द्वारा यह प्रस्ताव पारित किया जाता है तो संसद जो है विधि के द्वारा उस राज्य में या तो विधान परिषद की स्थापना कर सकती है या फिर उसकी समाप्ति कर सकती है। लेकिन इसके लिए प्रस्ताव जो है राज्य की विधानसभा में पारित होना चाहिए, वो भी 2/3 बहुमत के आधार पर। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा बी वाला। दूसरा प्रश्न है, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग गठित करने का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? 338 और 338 ए, 337, 334 या 339? देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग और अनुच्छेद 338 के तहत अनुसूचित जनजातियों के लिए आयोग का प्रावधान किया गया है। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा ए वाला। तीसरा प्रश्न है, लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के प्रतिनिधित्व के लिए प्रावधान संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? 331, 221, 121, 139? देखिए, चूंकि यह प्रश्न 2013 के प्रीलिम्स एग्जाम में पूछा गया था तो उस समय तो एंग्लो इंडियन का प्रावधान संविधान में शामिल था, लेकिन वर्तमान में नहीं है। तो प्रश्नकाल के दौरान लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के प्रतिनिधित्व के लिए प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 331 में वर्णित था। अगर वर्तमान की बात की जाए तो वर्तमान में 104 में संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के तहत संविधान के अनुच्छेद 334 में संशोधन करके भविष्य के लिए एंग्लो इंडियन वाला जो प्रावधान है ये समाप्त करवा दिया गया है। तो अब वर्तमान में अगर आप लोग देखें तो वर्तमान में एंग्लो इंडियन समुदाय के प्रतिनिधित्व के लिए कोई भी प्रावधान आपके संविधान में अब नहीं है। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा यहां पर ए वाला। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन एक सही सम्मिलित नहीं है? अनुच्छेद 39 से समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता, अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का संगठन, अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता, अनुच्छेद 48 न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण। लेकिन अनुच्छेद 39 ए जो है ये समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता से संबंधित है। अनुच्छेद 40 जो है ग्राम पंचायतों के संगठन से संबंधित है। अनुच्छेद 44 जो है समान नागरिक संहिता से संबंधित है। वहीं अनुच्छेद 48 का संबंध जो है कृषि एवं पशुपालन के संगठन से संबंधित है। न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण जो है इसके बारे में अनुच्छेद 50 में बताया गया है। तो यहां पर आपका गलत आंसर होगा डी वाला। पांचवा प्रश्न है, जिस समिति ने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और पंचायत राज की सिफारिश की उसका सभापति कौन था? के.एम. पनिक्कर, एच.एन. कुंजरू, महात्मा गांधी, बलवंत राय मेहता? बलवंत राय मेहता समिति का गठन 1957 में किया गया था और इस समिति ने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की थी। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा डी वाला। छठवां प्रश्न है, पंचायत समिति के सदस्य खंड विकास अधिकारी द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं, ग्राम पंचायत के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किए जाते हैं? देखिए, पंचायत समिति त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली का मध्यवर्ती स्तर है। इसके सदस्य जो है प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। तो यहां पर आपका सही आंसर है सी वाला। देखिए, यूपी में पंचायत समिति को क्षेत्र पंचायत कहा जाता है। सातवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक निकाय नहीं है? संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग, वित्त आयोग, योजना आयोग? देखिए, यहां पर अगर बात करें तो जिस समय यह प्रश्न आया था उस समय योजना आयोग अस्तित्व में था, लेकिन वर्तमान में अस्तित्व में नहीं है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, योजना आयोग की स्थापना 1950 में एक कार्यालयीय आदेश के जरिए की गई थी और 1 जनवरी 2015 को इसके स्थान पर नीति आयोग की स्थापना कर दी गई है। तो योजना आयोग जो है संवैधानिक निकाय नहीं है। वहीं संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग इनके गठन के संबंध में
अनुच्छेद 315 में प्रावधान किया गया है। वित्त आयोग के बारे में अनुच्छेद 280 में प्रावधान किया गया है। तो संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग, वित्त आयोग, ये सभी संवैधानिक निकाय हैं, जबकि योजना आयोग नहीं है। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा डी वाला। 8वां प्रश्न है, संसद के सूचना अधिकार अधिनियम को भारत के राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई 15 मई 2005 को, 5 जून 2005 को, 15 जून 2005 को, 12 अक्टूबर 2005 को। देखिए, इस तरह के तथ्यों वाले प्रश्न जो हैं उत्तर प्रदेश के एग्जाम में ज्यादा पूछे जाते हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि कब इसकी स्वीकृति प्राप्त हुई है। सूचना का अधिकार जो विधेयक है, ये सबसे पहले 11 मई 2005 को ये लोकसभा से पारित हुआ है। 12 मई को ये विधेयक जो है राज्यसभा से पारित हुआ है। उसके बाद 15 जून 2005 को तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने इस पर साइन किए हैं, यानी यह अधिनियम बन गया है। और लगभग 120 दिन के बाद ये विधेयक पूरी तरह से अस्तित्व में आ गया है, यानी 12 अक्टूबर 2005 को यह पूरी तरह से लागू हो गया है। तो यहां पर आपका सही आंसर है सी वाला। 9वां प्रश्न है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निर्वाचन क्रिया प्रणाली के रूप में सुनिश्चित करती है बहुमत के शासन को, सरकार में स्थिरता को, सामान्य राजनीतिक सोच को, अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व को। देखिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं, आनुपातिक प्रतिनिधित्व की जो व्यवस्था है, इसके जरिए अल्पसंख्यक जो लोग होते हैं उनके प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित किया जाता है। जैसे एक एग्जांपल देते हैं, हमारे यहाँ जो वोटिंग होती है वो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम के तहत होती है। जो हमारे यहाँ नॉर्मल वोटिंग होती है उसमें ये होता है कि जिस व्यक्ति को सर्वाधिक मत मिलते हैं वही विजयी घोषित हो जाता है। लेकिन आनुपातिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था में ऐसा नहीं होता है। तो आनुपातिक प्रतिनिधित्व की जो व्यवस्था है ये निर्वाचन क्रिया प्रणाली के रूप में अल्पसंख्यकों को उनकी संख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करती है। तो यहां पर आपका सही आंसर है डी वाला। 10वां प्रश्न है, हमारे संविधान के किस भाग में 3 सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है? भाग 9, भाग 10, भाग 11, भाग 12। देखिए, संविधान के 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के जरिए त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की व्यवस्था की गई है और इसके तहत हमारे संविधान में एक नया भाग 9 ऐड किया गया है। तो यहां पर आपका सही आंसर है यहां पर ए वाला। 11वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन राज्य सरकार तथा स्थानीय शासन के बीच राजस्व बंटवारे के लिए उत्तरदायी है? मुख्यमंत्री, राज्यपाल, राज्य वित्त आयोग या उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए, संविधान के अनुच्छेद 243I, इसके तहत राज्यपाल द्वारा गठित राज्य वित्त आयोग ये राज्य सरकार और स्थानीय शासन के बीच राजस्व बंटवारे के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत सुझाएगा। तो ऐसी इसमें व्यवस्था की गई है। तो ये इसके लिए राज्य वित्त आयोग जो है ये उत्तरदायी है। तो यहां पर आपका सही आंसर है सी वाला। 12वां प्रश्न है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका केवल मूल क्षेत्राधिकार है, इसका केवल अपीली क्षेत्राधिकार है, इसका केवल परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार है, इसका मूल अपीली और परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार है। देखिए, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में मूल, अपीली और परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार ये तीनों ही क्षेत्राधिकार शामिल हैं। तो यहां पर आपका सही आंसर है डी वाला। 13वां प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें 1967 से 1971 के मध्य अधिकतम गठबंधन सरकारें बनाने का रिकॉर्ड है? उत्तर प्रदेश, हरियाणा, बिहार, पंजाब। जैसा कि मैंने आपको स्पष्ट कर दिया था, इस तरह के प्रश्न जो है खास करके यूपी या राज्य स्तरीय जो अन्य एग्जाम है उनमें पूछे जाते हैं, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा फैक्ट पर जोर दिया जाता है। तो 1967 और 71 के बीच का अगर आंकड़ा उठाकर देखें तो 1967 और 71 के बीच में बिहार में 2 बार और वहीं यूपी, पंजाब और हरियाणा में एक बार गठबंधन सरकारों का गठन हुआ था। तो सबसे ज्यादा सरकारें जो है गठबंधन सरकारें उस समय बिहार रीजन में बनी थी। तो यहां पर आपका सही आंसर है सी वाला। 14वां प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सही नहीं है? संविधान संशोधन विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय में संविधान संबंधी मामलों की सुनवाई कम से कम 5 न्यायाधीशों द्वारा की जाती है। प्रेस की स्वतंत्रता, मूलाधिकार, वाक स्वातंत्र और अव्यक्त स्वातंत्र में सम्मिलित है। जाकिर हुसैन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। देखिए, यहां पर ऊपर के तीनों कथन सही हैं। इस संविधान संशोधन विधेयक संसद के दोनों सदनों के द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना चाहिए।
इसके अलावा सर्वोच्च न्यायालय में अगर संविधान संबंधी कोई मामला है तो उसकी सुनवाई जो है कम से कम 5 न्यायाधीशों की बेंच के द्वारा की जाती है। तो ये बात भी सही है। जो प्रेस की स्वतंत्रता है, यानी जो मीडिया की स्वतंत्रता का जो अधिकार है, ये मूलाधिकार जो है वाक स्वातंत्र और अव्यक्त स्वातंत्र में सम्मिलित है। तो ये बात भी यहाँ पर सही है। यहाँ पर आपका डी वाला कथन गलत है। देखिए, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन नहीं थे, बल्कि डॉक्टर जो है एस राधाकृष्णन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे, जो कि 1952 से लेकर 1962 तक इस पद पर बने रहे। यानी डॉक्टर राधाकृष्णन जो है 1952 से लेकर 62 तक भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर बने रहे हैं। डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है भारत के द्वितीय उपराष्ट्रपति थे, यानी डॉक्टर जाकिर हुसैन पहले उपराष्ट्रपति नहीं थे, बल्कि ये सेकंड उपराष्ट्रपति थे। तो यहां पर आपका डी वाला गलत है। तो सही आंसर है यहां पर डी। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। आप लोग इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।